जलियांवाला बाग 120 लाशें उगलने वाले एक कुएं की खौफनाक दास्तान। कैसे एक बाग में कैद करके बेदर्दी के साथ हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं तारीख हिंदुस्तान की किताबों में दर्ज एक स्याह तरीन सानहे के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल डिस्कवर विजडम सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सानहा जलियांवाला बाग एक ऐसा वाकया है जिसका तज़किरा आज भी होता है तो रूह कांप जाती है कि किस बेदर्दी के साथ बैसाखी मेले में आए लोगों को बाग में कैद करके कत्ल कर दिया गया। एक ऐसा दर्दनाक सानहा जिसकी उस वक्त के बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और बाद में बरतानिया के वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल ने भी मजम्मत की। इससे पहले कि हम ये बात करें कि ये सानहा कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, कैसे उन सबको धोखा दिया गया, आइए पहले इसके पस मंजर यानी इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जंग अजीम अव्वल में चूंकि ब्रिटिश इंडिया ने अंग्रेज का भरपूर साथ दिया था, लाखों की तादाद में इंडियन फौजी यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट भेजे गए जो कि ताजे बरतानिया के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे और तमाम तर रिसोर्सेज भी इंडिया के ही इस्तेमाल हो रहे थे। ब्रिटिश इंडिया ताजे बरतानिया से भरपूर वफादारी निभा रहा था, लेकिन ऐसे में दो इलाके बंगाल और पंजाब ऐसे थे जहां से कोई भी ताजे बरतानिया के लिए लड़ने को तैयार ना था। ये दोनों इलाके शुरू ही से ताजे बरतानिया के खिलाफ थे क्योंकि ये आज़ादी पसंद लोगों के इलाके थे और ताजे बरतानिया के खिलाफ जब भी पूरे हिंदुस्तान में अलम बगावत बुलंद हुआ तो इन्हीं दो इलाकों से हुआ था। जंग अजीम अव्वल के बाद पंजाब और बंगाल से अंग्रेज मुखालिफ कार्रवाइयां इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने बंगाल और पंजाब की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तकरीबन मफलूज करके रख दिया। फिर 1915 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी बगावत हो गई। इन बगावतों को कुचलने के लिए अंग्रेज ने गदर की बगावत जो इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ की थी उसके प्रोमिनेंट फिगर्स को गिरफ्तार कर लिया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 मंजूर कर लिया, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम सिविल और पॉलिटिकल सरगर्मियां मफलूज हो गई। 1916 में गांधी की सरबराही में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान लखनऊ पैक्ट भी साइन हो गया। फिर अंग्रेज ने डिफेंस एक्ट ही के तनाजुर में 1918 में एक और एक्ट पास करवा लिया जिसे रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया। इसी एक्ट के नतीजे में कायदे-आज़म ने भी अपने मुंबई की सीट से इस्तीफा दे दिया। 1919 में इस एक्ट पर अमल दरामद मजीद बढ़ गया और बिल्कुल इसकी मुखालफत में बंगाल और पंजाब में भी हुर्रियत पसंदों की कार्रवाइयां भी मजीद बढ़ गई। पंजाब में तो बिलखुसूस रेल, टेलीग्राफ और कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्कुल जाम कर दिया गया। पंजाब के दो मारूफ हुर्रियत पसंद सैफुद्दीन और सत्यापाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1919 में पंजाब में आज़ादी की तहरीक उरूज पर थी। एक अंदाजे के मुताबिक अनारकली बाजार से उस जुलूस की सूरत में 20,000 लोग सड़कों पर निकल चुके थे। उस वक्त पंजाब का गवर्नर और बिलखसूस सानहा जलियांवाला के मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट डायर के मुताबिक एक और बगावत ऐन हमारे सर पर मंडलाती हुई नजर आ रही थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने एक बड़ा एहतजाज हुआ जिसका मुतालबा दोनों हुर्रियत रहनुमाओं यानी सैफुद्दीन और सत्यापाल की रिहाई का था जिन्हें नामालूम मकाम पर कैद कर दिया गया था। वहां ब्रिटिश आर्मी ने बहुत से लोगों को कत्ल किया और तशद्दुद भी किया। अगले 2 दिन तक अमृतसर में खामोशी थी क्योंकि पंजाब के दीगर कुछ इलाकों में मुजाहरे शुरू हो चुके थे। रेलवे को बंद कर दिया गया, टेलीग्राफ पोस्ट तबाह कर दी गई और बहुत सी हुकूमती इमारतों को आग लगा दी गई। 3 यूरोपियन बाशिंदों को भी कत्ल कर दिया गया। 12 अप्रैल की रात को मुजाहिरीन के लीडरान हिंदू कॉलेज अमृतसर में जमा हुए। उस मीटिंग में हंस राज जो कि सैफुद्दीन का सहूलतकार भी था, उसने अगले दिन यानी 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरों के नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैफुद्दीन और सत्यापाल की हिरासत को खत्म करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ये मीटिंग भी मुलतवी हो गई। 13 अप्रैल की सुबह 9 बजे
जनरल डायर ने गलियों में ऐलान करवा दिया कि कर्फ्यू या मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया है और अब हर किसी को अमृतसर से बाहर जाने और अंदर आने के लिए एक इजाजत नामे की जरूरत होगी और हर किस्म के अवामी इकट्ठ पर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी जगह 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पे भी पाबंदी लगा दी गई और ये ऐलान चारों जुबानों यानी पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया गया। लेकिन एक बात जो डायर भूल गया था या जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि इसे ये मालूम नहीं था कि ये 13 अप्रैल का दिन था और ये एक बहुत ही अहम दिन था और पुराने त्योहार बैसाखी का दिन था। एक और बात ये हुई कि दोपहर 12 बजे डायर को इसकी इंटेलिजेंस ने रात मुजाहिरीन की होने वाली मीटिंग के बारे में भी बता दिया और 1:30 बजे डायर इस बगावत या मुजाहिरों को कुचलने का प्लान दिमाग में लिए अपने बेस कैंप वापस चला गया। आधी दोपहर तक तकरीबन हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हो चुके थे। ये बाग 6 से 7 एकड़ पर मुहित है और इसकी दीवारें 10-10 फुट ऊंची हैं। इस बाग के 5 तंग गेट भी हैं। बाग के बिल्कुल दरमियान में एक कुआं भी है जो आधा पानी से भरा रहता है। दोपहर 4 बजे चूंकि बाग के बाहर मेले में होने वाली तमाम सरगर्मियां बंद हो चुकी थी, इसलिए वहां से भी लोग बाग में आ चुके थे। अब जलियांवाला बाग लोगों से खचाखच भर चुका था। जनरल डायर के मंसूबे के मुताबिक तमाम तर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। अब जनरल ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाग का ऊपर से मुआयना किया। जब जनरल ने देखा कि लोग अंदर आ चुके हैं तो जनरल डायर हेलीकॉप्टर से उतरा और ब्रिटिश आर्मी के वफादार 3 बटालियन के साथ बाग की जानिब बढ़ा। बाग पे एक दफा फिर नजर डालने के बाद डायर ने फायर करने का हुक्म दे दिया और जो ही फायरिंग शुरू हुई एक हलचल मच गई। पूरे 10 मिनट तक फायरिंग होती रही और बहुत से लोग तो फायरिंग से ही कत्ल हो गए, बाकी धक्कम पेल की वजह से मारे गए। 10 मिनट के बाद सीज फायर का हुक्म दे दिया गया। किसी किस्म की मुजाहमत ना हुई क्योंकि लोग तो मेले के लिए आए थे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस तरह कैद करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। जनरल डायर के मुताबिक 200 से 300 लोग कत्ल हुए, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सानिया जलियांवाला बाग में कत्ल होने वालों की तादाद 1600 के लगभग थी। आजादी के बाद 120 लाशें तो उस कुएं से निकली जिसके गिर्द लोग जमा थे और इसकी गवाही आज भी वहां इस कुएं पे लगी तख्ती दे रही है कि इस कुएं से 120 लाशों को निकाला गया था। दोस्तों, ये थी सानिया जलियांवाला बाग के पीछे की स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल डिस्कवर विजडम के साथ जुड़े रहिए।